हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार से वापस आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम बात करें पिछले वीडियो के आगे, अर्थात हम बात कर रहे हैं लोक प्रशासन के अगले टॉपिक में। अगले टॉपिक की हम बात करें तो लोक प्रशासन में हम लोक प्रशासन का अध्ययन के रूप में विषय के रूप में किस प्रकार से विकास हुआ, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। कभी कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि किसी परीक्षा में पूछा गया था कि लोक प्रशासन का उद्भव हुआ, और लोक प्रशासन का उद्भव कहाँ हुआ। लोक प्रशासन का उद्भव अमेरिका में हुआ। तो कभी कभी पूछ लिया जाता कि अमेरिका में ऐसी कौन सी दिक्कतें थी, या अमेरिका के प्रशासन को क्या प्राप्त करना था ऐसा जिसलिए वहाँ पे लोक प्रशासन का उद्भव हुआ। अर्थात सबसे पहले लोक प्रशासन कहाँ विकसित हुआ। लोक प्रशासन हमारे अमेरिका में विकसित हुआ। तो इसके लिए हमारे कुछ कारण होते हैं। पहला कारण माना जाता है कौन सा, कि अमेरिका में लूट प्रणाली थी। अर्थात लूट प्रणाली के अंतर्गत लाल फीताशाही, हमारे भ्रष्टाचार था, लाल फीताशाही थी, भाई भतीजावाद था। तो इस तरह से लूट प्रणाली छाई हुई थी लोक प्रशासन में। तो इस वजह से उसकी समाप्ति करनी थी, इसलिए लोक प्रशासन का विकास किया गया। उसके बाद अमेरिका में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का उद्भव किया गया। अर्थात जब वहाँ एक पुलिस राज्य के स्थान पे एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करनी थी, इस वजह से लोक प्रशासन विषय की स्थापना की गई। तीव्र औद्योगिकरण और बड़े पैमाने पर सामाजिक विस्थापन किया गया। अर्थात चाहे अमेरिका हो चाहे भारत हो, सभी देशों के अंदर सबसे पहली अर्थव्यवस्था हमारी कृषि अर्थव्यवस्था होती है, और कृषि अर्थव्यवस्था के बाद में औद्योगिक अर्थव्यवस्था का विकास होता है। लेकिन अमेरिका में जो कृषि अर्थव्यवस्था से जो औद्योगिक अर्थव्यवस्था थी उसमें तेज़ी से विस्थापन हुआ। इसे हम सामाजिक विस्थापन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, सामाजिक विस्थापन कहते हैं। और इसी वजह से अमेरिका में तीव्र औद्योगिकरण और सामाजिक विस्थापन की क्रिया हुई, जिसको संभालने के लिए हमें वहाँ पे लोक प्रशासन की आवश्यकता महसूस हुई। और अमेरिकी संगठनों में प्रबंधकीय जटिलताएं, अर्थात वहाँ पे जितने भी संगठनों का निर्माण किया गया था वहाँ पे कुछ जटिलताएं पाई जा रही थी। अर्थात प्रबंधन में बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, और उन दिक्कतों को दूर करने के लिए अमेरिका के संगठनों में प्रबंधकीय जटिलताओं को दूर करने के लिए प्रशासन का विकास किया गया। तो हमने ये कारण देख लिया जिसके आधार पर हम तय कर सकते हैं कि अमेरिका में ही लोक प्रशासन की शुरुआत क्यों हुई थी। इसके बाद बात करते हैं लोक प्रशासन को एक अध्ययन के विषय के रूप में चुनाव किया गया। अर्थात हमारा टॉपिक की विषय भी यही था कि लोक प्रशासन को अध्ययन के विषय के रूप में किस तरह से विकास हुआ है। अब बात करते हैं किसी भी विषय के अध्ययन के रूप में किस तरह शुरुआत होती है। अर्थात हम माने कि जैसे कि बायोलॉजी ले लो, चाहे हमारे राजनीतिक विज्ञान ले लो, किसी भी विषय को विषय के रूप में कब तक आप विकास को मान सकते हो कि जैसे आज शुरू किया तो आज से किताबें छपनी नहीं शुरू हो सकती। इसके लिए एक लंबा इतिहास होता है, तब से हम शुरुआत होते 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 और आज ऐसी स्थिति है कि वह एक विषय बना है। तो लोक प्रशासन के विकास की चरण देखते हैं। अर्थात इसमें एक पैरामीटर माना जाता है, हम छोटा सा पैरामीटर लेते हैं इसके अंदर 1887 का पैरामीटर। कौन सा लेते हैं, 1887 का पैरामीटर लेते हैं, जिसके अंदर हम क्या है 1887 से पहले क्या हुआ था और 1887 के बाद क्या हुआ था, इसको गिनते हैं। अब 1887 के पैरामीटर की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं 1887 से पहले क्या हुआ। शुरुआती बात करते हैं। शुरुआत में बात करें तो प्राचीन जो हमारे राजनीतिक चिंतक थे उन्होंने प्रशासन का अध्ययन किया। जो हमारे प्राचीन जो राजनीतिक चिंतक थे उन्होंने प्रशासन का अध्ययन किया। अब इसके कौन कौन से सबूत थे, उनके सबूत देखें तो हमारे कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र लिखी गई, प्लेटो के द्वारा रिपब्लिक, अरस्तु के द्वारा पॉलिटिक्स, मैकियावेली के द्वारा द प्रिंस, ये पुस्तकें लिखी गई जिसमें प्रशासन के जो सिद्धांत थे उनके बारे में लिखा गया था। अर्थात प्राचीन राजनीतिक चिंतक थे, उन्होंने प्रशासन का अध्ययन किया और प्रशासन का अध्ययन करके इन पुस्तकों का लेखन किया। फिर इसके बाद एक कैमरलवाद आया। कैमरलवाद भी एक तरह का प्रशासनिक सिद्धांत था। प्रशासनिक सिद्धांत की बात करें तो यह कहाँ आया था, जर्मनी और ऑस्ट्रिया वाले क्षेत्र के अंदर हमारे कैमरलवाद आया था, और उसके द्वारा जो प्रशासन के सामान्य सिद्धांत थे उनका प्रचार प्रसार किया गया था। और एक कैमरलवाद जर्मनी और ऑस्ट्रिया के अंदर किन के द्वारा प्रसारित किया गया था, जॉर्ज जिनके के द्वारा। जॉर्ज जिनके के द्वारा यह जो कैमरलवाद था ये ऑस्ट्रिया और जर्मनी के अंदर प्रसारित किया गया था। फिर इसके बाद बात करें तो लोक प्रशासन का सबसे पहले अध्ययन कहाँ किया गया था, जो हमारा वर्तमान जर्मनी है वहाँ पे प्रशा नाम का एक क्षेत्र हुआ करता था, वहाँ पे लोक प्रशासन का सबसे पहले अध्ययन किया गया था। लोक प्रशासन का सबसे पहले अध्ययन कहाँ किया गया था, प्रशा के अंदर। 18वीं शताब्दी की बात करें तो 18वीं शताब्दी में अमेरिका के जो वित्त मंत्री थे हैमिल्टन,
अर्थात 18वीं शताब्दी में अमेरिका के जो वित्त मंत्री थे हैमिल्टन, उन्होंने एक लेख लिखा, अर्थात एक पर्चा लिखा था जिसका नाम है द फेडरलिस्ट। द फेडरलिस्ट नाम का एक लेख लिखा था और उस लेख में उन्होंने लोक प्रशासन शब्द की व्याख्या की थी, अर्थात देश के अंदर लोक प्रशासन होना चाहिए और उसकी किस तरह की संरचना होती है इसको देखा जाता है। इसके बाद बात करें तो 1812 के अंदर चार्ल्स जा बुनिन, अर्थात चार्ल्स जा बुनिन के द्वारा प्रिंसिपल द एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक, ये आप देख सकते हैं एक शब्द होता है तय, तय को फ्रांस में तय बोलते हैं, इसको आप देख सकते हैं जैसे एडमिनिस्ट्रेशन, तो ट्रेशन को वो क्या बोलते हैं, वो टेशन बोलते हैं, तो इस तरह आप देख सकते हैं द एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक, जो एक फ्रेंच भाषा की किताब है, शब्द में भी आप देख सकते हैं इस शब्द को, ये फ्रेंच शब्द है एडमिनिस्ट्रेशन। तो प्रिंसिपल द एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक एक पुस्तक लिखी गई 1812 में चार्ल्स जा बुनिन के द्वारा। तो जो ये रचना थी, इस रचना को लोक प्रशासन की पहली किताब माना जाता है। कभी परीक्षा में यदि हमें कंटेंट की ज़रूरत पड़ती है तो कंटेंट में इस कथन को हम जोड़ सकते हैं कि लोक प्रशासन की पहली की रचना किसे माना जाता है, चार्ल्स जा बुनिन के द्वारा जो किताब लिखी गई प्रिंसिपल द एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक, जो एक फ्रेंच भाषा की किताब है, उसको माना जा सकता है। कब लिखी गई थी ये? 1812 में। अब 1887 के बाद क्या हुआ? 1887 के बाद कुछ सिद्धांत आए थे। पहला सिद्धांत था राजनीतिक प्रशासन का द्विविभाजन, ये 1887 से लेके और 1926 तक था। फिर सिद्धांतों का स्वर्णकाल, ये 1927 से 1937 तक। फिर चुनौतियां का काल 1938 से 1947, पहचान का संकट 1948 से 1970, अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन प्रबल 1971 से 1990, और आखिरी आता है हमारा एलपीजी और लोक प्रशासन से लेके अब तक का। तो ये हमने एक ब्रीफ नॉलेज ली इसकी, और इसके बारे में विस्तृत रूप से अब अध्ययन करते हैं, हम विस्तार रूप से आगे अध्ययन करते हैं इसका। तो सबसे पहले बात करते हैं लोक प्रशासन के विकास के चरण में। पहला चरण देखते हैं, ये सब हम देखते हैं 1887 के बाद। 1887 के बाद के चरणों में देखते हैं, पहला चरण आता है हमारे राजनीतिक प्रशासन द्विविभाजन, अर्थात कि राजनीति और प्रशासन को अलग अलग माना जाए अर्थात राजनीति अलग है, प्रशासन अलग है, और दोनों को अलग अलग लेकर पढ़ा जाए। 1887 में द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक लेख में वुड्रो विल्सन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति भी रहे हैं, तो वो वुड्रो विल्सन ने एक लेख लिखा। लेख का नाम था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यह लेख 1887 में लिखा गया। इसके द्वारा राजनीति और प्रशासन द्विविभाजन विचारधारा का प्रतिपादन किया गया। अर्थात आप अध्ययन के विषय के रूप में राजनीति को और प्रशासन को एक साथ नहीं पढ़ सकते हो, दोनों के क्या है, अध्ययन के क्षेत्र अलग अलग है। और ये सबसे पहले किसने बताया? वुड्रो विल्सन ने। और इनका लेख का नाम क्या था? द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये 1887 में लिखा गया था। अतः वुड्रो विल्सन को लोक प्रशासन का जन्मदाता माना जाता है। अर्थात उन्होंने सबसे पहले विचार रखा था कि लोक प्रशासन को अलग से एक विषय के रूप में पढ़ना चाहिए। वुड्रो विल्सन मानते थे कि संविधान की रचना करना तो बहुत आसान है, लेकिन उसको चलाना बहुत कठिन है। अर्थात संविधान निर्माताओं ने संविधान की रचना तो कर दी है, लेकिन उसको चलाने के लिए एक अलग से प्रशासन की आवश्यकता होती है, और प्रशासन को एक अध्ययन के विषय के रूप में होना चाहिए। तो उन्होंने सबसे पहले इसकी बात रखी, अर्थात राजनीतिक प्रशासन द्विविभाजन का सिद्धांत किसने दिया? वुड्रो विल्सन ने। इसीलिए उनको लोक प्रशासन का जन्मदाता माना जाता है। आगे बात करें, इसी क्रम में 1900 में अमेरिका के जो गुडनाव थे उनको उन्होंने पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन नाम की एक पुस्तक लिखी, और इस पुस्तक में उन्होंने इस सिद्धांत का समर्थन किया कि उन्होंने भी ये माना कि लोक प्रशासन और राजनीतिक विज्ञान ये दो अलग अलग विषय है, और दोनों के अलग अलग विषय के क्षेत्र हैं, इसलिए उनके अध्ययन अलग अलग किए जाने चाहिए। गुडनाव को अमेरिका में लोक प्रशासन का पिता माना जाता है। गुडनाव का मानना था कि राजनीति राज्य इच्छा को प्रतिपादित करती है, अर्थात कि राज्य क्या चाहता है ये हमारी राजनीति बताती है, जबकि प्रशासन इसका क्रियान्वयन करता है। अर्थात राज्य की जो इच्छा होती है उसको लागू करने का कार्य कौन करता है? लोक प्रशासन। इसके आगे हम बात करें तो पहली पुस्तक की, तो 1926 में लोक प्रशासन की पहली पाठ्य पुस्तक बनी थी। अर्थात जो अध्ययन के लिए पहले बनने वाली पहली किताब कौन सी थी? लोक प्रशासन की इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और ये किताब किसके द्वारा लिखी गई थी? एल डी वाइट के द्वारा। एल डी वाइट के द्वारा लिखी गई इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किताब को लोक प्रशासन की पाठ्य पुस्तक माना जाता है, पहली पाठ्य पुस्तक। और ये किताब कब लिखी गई थी? 1926 में। इसके बाद बात करते हैं दूसरे चरण की। दूसरे चरण में हम देखते हैं, इसे सिद्धांतों का स्वर्णकाल कहा जाता है। अर्थात बहुत सारे जो विद्वानों ने इसके अंदर बहुत सारे सिद्धांत दिए।
इस चरण में लोक प्रशासन के सिद्धांतों का विकास हुआ था और उनकी जो बहुत सारी किताबें थी उन किताबों के अंदर उन सिद्धांतों का विस्तृत रूप से वर्णन भी किया गया। जैसे विलोबी की एक किताब है प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये किताब लिखी गई थी। मुने और रेले के द्वारा ऑनवर्ड इंडस्ट्री लिखी गई थी और गुलिक रूबिक के द्वारा पेपर्स ऑन साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये पुस्तक लिखी गई थी। तो इस तरह हमने देखा कि बहुत सारे विद्वानों ने बहुत सारी पुस्तक लिखी और उन पुस्तकों में बहुत सारे लोक प्रशासन से संबंधित सिद्धांतों का उल्लेख किया गया था। साथ ही बात करें तो फेयोल ने 14, मुने रेले ने 4, गुलिक ने 10 और उर्विक ने 29 और 8 सिद्धांत दिए। अर्थात इस काल के अंदर 1927 से लेकर 1937 तक का जो काल था, उस काल के अंदर बहुत सारे सिद्धांत दिए गए थे, इसीलिए इसको सिद्धांतों का स्वर्णकाल कहा जाता है। तीसरा चरण आता है हमारा चुनौतियों का काल। चुनौतियों का काल अर्थात 1938 से 1947 तक का काल। इस चरण में प्रशासन से संबंधित जितने भी सिद्धांत थे उनकी लोकप्रियता हो गई थी, अर्थात जितने भी सिद्धांत थे उनकी लोकप्रियता पूरे विश्व में चल रही थी। इसके बावजूद उनको गंभीर चुनौती और आलोचना का शिकार होना पड़ रहा था। बहुत सारी चुनौतियां उनके सामने थी, उनकी सभी जगह आलोचनाएं की जाती थी। जैसे कि चुनौतियों के काल के अंदर देखें तो हमारे चेस्टर बर्नार्ड ने एक पुस्तक लिखी थी, कौन सी, द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव। ये पुस्तक लिखी थी उन्होंने 1938 में। तो चेस्टर बर्नार्ड की जो पुस्तक थी द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, इस पुस्तक में उन्होंने किसी भी सिद्धांत का कोई उल्लेख नहीं किया। अर्थात चेस्टर बर्नार्ड को लोक प्रशासन के जो विद्वान थे उनके अंदर एक माना जाता था, लेकिन उनकी जो पुस्तक के अंदर किसी भी सिद्धांत का उल्लेख नहीं किया। तो इस वजह से लोक प्रशासन के जो विद्वान थे उनको इससे निराशा हुई, अर्थात इन्होंने इसको एक निराशाजनक बात माना जो चेस्टर बर्नार्ड की पुस्तक थी ये, अर्थात इन्होंने चुनौती माना इसको। फिर अल्बर्ट साइमन की पुस्तक है। अल्बर्ट साइमन की पुस्तक थी एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। ये पुस्तक लिखी गई थी 1946 में। इस पुस्तक में जो प्रशासनिक सिद्धांत दिए गए हैं उनको क्या कहा गया? ये एक तरह के मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं। ये कोई सिद्धांत नहीं, ये क्या है? लोकोक्तियाँ और मुहावरे हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, अर्थात लोक प्रशासन के सिद्धांतों को चुनौती दी गई। इसी क्रम में 1947 में जो रॉबर्ट डहेल थे उन्होंने एक पत्र लिखा, साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम, अर्थात साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें 3 समस्याएं। इस पुस्तक में लोक प्रशासन को विज्ञान बनने में 3 समस्याओं का उल्लेख किया गया। अर्थात लोक प्रशासन में को विज्ञान तो मान ले, लेकिन लोक प्रशासन में 3 समस्याएं होती हैं। पहला, प्रशासन का मूल्य मुक्त अध्ययन, अर्थात प्रशासन व्यक्ति के आधार पे ही किया जाता है, अर्थात आप प्रशासन का मूल्य मुक्त अध्ययन नहीं कर सकते। दूसरा, मानव व्यवहार की परिवर्तनीयता, जैसे मानव का व्यवहार बदलता रहता है वैसे प्रशासन भी बदलता जाएगा, और सामाजिक परिवेश भी बदलता है तो लोक प्रशासन भी बदलता जाएगा। तो इस तरह इनको उन्होंने 3 समस्याओं के बारे में बताया जो रॉबर्ट डहेल ने 1947 के अंदर पुस्तक लिखी थी उसके अंदर। और 3 समस्याएं कौन कौन सी थी? प्रशासन का मूल्य मुक्त अध्ययन, मानव व्यवहार की परिवर्तनीयता और सामाजिक परिवेश। फिर चौथे चरण की हम बात करते हैं। चौथे चरण है हमारे पहचान का संकट। जब चुनौतियां आ गई है तो अब इसको पहचान का संकट आता है। यह है हमारे 1948 से 1970 तक रहा, चतुर्थ का। इस चरण में लोक प्रशासन के कुछ विद्वान राजनीतिक विज्ञान की ओर चले गए, अर्थात जो विद्वान थे उन्होंने लोक प्रशासन के बारे में अध्ययन और रिसर्च करना बंद कर दिया, और वो क्या करने लगे? ये मानने लगे कि यह राजनीतिक विज्ञान का ही एक टॉपिक है लोक प्रशासन, तो राजनीतिक विज्ञान के अंदर ही इसका अध्ययन करने लगे। जॉन गॉस ने 1950 में ट्रेंड्स इन द थ्योरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नामक एक पुस्तक लिखी, और इसमें लोक प्रशासन को राजनीतिक विज्ञान की एक शाखा बता दिया। अर्थात जॉन गॉस ने एक पुस्तक लिखी 1950 के अंदर, पुस्तक का नाम था हमारे ट्रेंड्स इन द थ्योरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस पुस्तक में क्या किया उन्होंने लोक प्रशासन को राजनीतिक विज्ञान की एक शाखा बता दिया, लेकिन लोक प्रशासन विषय के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कुछ अवधारणा को उसके बाद में विकास हुआ। ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों ने अपने लेखों के जरिए लोक प्रशासन को लुप्त करने का, अर्थात गायब करने की एक साजिश रची, लेकिन ऐसा भी नहीं है। लेकिन कुछ ने तो एक नए अवधारणा का विकास किया जिससे लोक प्रशासन नए रूप में सामने आए, जैसे कि हमारे तुलनात्मक लोक प्रशासन 1952 में, विकास प्रशासन 1955 में, नव लोक प्रशासन हमारे 1968 में। तो इस तरह के कुछ सिद्धांतों ने लोक प्रशासन को नया जीवन देने का कार्य किया। 5वां चरण आता है हमारे अंत अनुशासनात्मक अध्ययन पर बल, अर्थात 1971 से 1990 तक चलाई। इस चरण में लोक प्रशासन में राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, प्रबंधन, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, इन सब जो अध्ययन के विषय थे इनके साथ इन्होंने गहरे घनिष्ठ संबंध स्थापित किए। इस चरण में पारंपरिक जो लोक प्रशासन है उनके जो विभिन्न सिद्धांत है, जैसे राजनीतिक प्रशासन द्विविभाजन,
संगठन में पद सोपानी व्यवस्था, प्रशासन का मूल्य मुक्त अध्ययन आदि सबको नकार दिया गया था। छठा चरण आता है हमारा, छठा चरण एलपीजी और लोक प्रशासन की बात करें तो 1991 से लेकर अब तक चल रहा था जो। तो राज्य का जो फर्स्ट बैलेंस सिद्धांत था और गैर नौकरशाहीकरण बल था, इन पर बल दिया गया। लोक प्रशासन नियंत्रणकर्ता के स्थान पर कैसा बन गया है, प्रोत्साहनकर्ता, अर्थात इसमें लाइसेंस राज और जितने भी चीज़ें थी उद्योगों को प्रोत्साहित करने की, तो उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाने लगा और उस पर नियंत्रण स्थापित करने की बजाय प्रशासनिक नीतियों का निर्धारण में हमारे वर्ल्ड बैंक, IMF, यूएनओ इनकी भूमिका बढ़ गई है। अर्थात हम हमारी नीतियों को बनाने में इन सब की बातों का भी ध्यान रखते हैं। अब बात करते हैं, हमने विकास तो देख लिया लोक प्रशासन का, तो कभी एक बार पूछा जाता है निकोलस हेनरी के अनुसार लोक प्रशासन का विकास कैसे हुआ, अर्थात उनके चरण कौन कौन से थे। तो निकोलस हेनरी के अनुसार सन 1900 लेके 26 तक, अर्थात 1926 तक का काल उनके अनुसार राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन का काल था। प्रशासन के सिद्धांत उन्होंने 1927 से 1937 तक माने। सिद्धांतों को चुनौती और प्रतिक्रिया 1938 से 1950 तक मानी। लोक प्रशासन राजनीतिक विज्ञान की भांति उन्होंने 1950 से 1970 तक माना। लोक प्रशासन प्रबंधन की भांति उन्होंने 1950 से 1956 तक माना और लोक प्रशासन की तरह 1971 से लेकर अब तक माना। तो ये सब किसने माना है, निकोलस हेनरी ने। तो निकोलस हेनरी के अनुसार प्रशासन का विकास के बारे में बात करें तो पहला उन्होंने माना राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन, फिर माना उनके प्रशासन के सिद्धांत, तीसरा माना उन्होंने प्रशासन की चुनौतियाँ, चौथा उन्होंने लोक प्रशासन राजनीतिक विज्ञान की भांति, पांचवा और छठा क्या माना, पांचवा छठा उन्होंने माना लोक प्रशासन प्रबंधन की भांति और लोक प्रशासन की तरह उन्होंने 1971 से लेकर अब तक चल रहा है। अब ये तो हमने दुनिया की बात कर ली, दुनिया में लोक प्रशासन किस तरह से विकसित हुआ है अध्ययन के विषय के रूप में। लेकिन अब हम सबसे ज़्यादा जरूरी है भारत में किस तरह से विकसित हुआ। तो भारत में लोक प्रशासन के विकास की बात करें तो 1937 में जो मद्रास यूनिवर्सिटी है उसने सबसे पहले लोक प्रशासन में डिप्लोमा प्रोग्राम शुरू किया था और ये शुरू किया गया था प्रोफेसर बेनी प्रसाद के प्रयासों से। तो प्रोफेसर बेनी प्रसाद के प्रयासों से 1937 में मद्रास यूनिवर्सिटी में सबसे पहले लोक प्रशासन में डिप्लोमा कार्यक्रम शुरू किया गया। फिर उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने SI डिप्लोमा कार्यक्रम शुरू किया। उसके बाद लखनऊ में भी 1945 में ऐसा डिप्लोमा कार्यक्रम शुरू किया। फिर हमारे जो नागपुर यूनिवर्सिटी है, नागपुर यूनिवर्सिटी में जो हमारे एक महादेव प्रसाद शर्मा जी थे, उन्होंने 1949 में लोक प्रशासन नाम का एक अलग विभाग बनाया। पहली बार किसी यूनिवर्सिटी में विभाग की स्थापना की गई तो वह महादेव प्रसाद शर्मा जी के प्रयासों से नागपुर विश्वविद्यालय में 1949 में की गई और उनका विभाग का अध्यक्ष किसे बनाया गया, महादेव प्रसाद शर्मा जी को। भारत में इन्हें लोक प्रशासन का पिता भी कहा जाता है। अब 1954 में दिल्ली में एप्पलबी समिति की सिफारिश की गई। तो एप्पलबी समिति की सिफारिश क्या थी, उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक संगठन की स्थापना की। और ये संगठन कब बना, 1954 में दिल्ली में। संगठन का नाम था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फिर 1959 में लखनऊ विश्वविद्यालय में लोक प्रशासन विभाग की स्थापना की गई। इसके बाद 1975 में राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रोफेसर M.B. माथुर, इनके प्रयासों से लोक प्रशासन विभाग की स्थापना। हम क्योंकि हमें राजस्थान की भी बात करनी है तो राजस्थान की बात करें तो 1975 में राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रोफेसर M.B. माथुर के प्रयासों से लोक प्रशासन विभाग की स्थापना हुई। और इसी वजह से राजस्थान में लोक प्रशासन का पिता किसे कहा जाता है, M.B. माथुर को माना जाता है। 1987 की बात करें तो UPSC में जो सब्जेक्ट्स लेते हैं अर्थात ऐच्छिक विषय के रूप में, UPSC में 1987 में लोक प्रशासन को ऐच्छिक विषय के रूप में शामिल किया गया। अब बात करें लोक प्रशासन के मठों के, अर्थात जो ज्ञान के केंद्र है हमारे लोक प्रशासन के, तो वो 4 माने जाते हैं, हैदराबाद, चंडीगढ़, जयपुर और लखनऊ। हैदराबाद, चंडीगढ़, जयपुर और लखनऊ को लोक प्रशासन के 4 मठ माना जाता है। वर्तमान में भारत में 50 यूनिवर्सिटी में लोक प्रशासन हेतु अलग से विभाग स्थापित है। तो इस तरह से आज के लेक्चर में हमने देखा कि लोक प्रशासन का विषय के रूप में किस तरह विकास किया गया, अमेरिका के अंदर ही लोक प्रशासन की शुरुआत क्यों हुई, 1857 को पैरामीटर क्यों माना जाता है, कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई, कौन कौन से चरण थे, तो इस आधार पर हमने इनका विकास देखा। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। धन्यवाद।